हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को काफ़ी बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नावली का एक एक सवाल, उदाहरण का एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपकी किताब का मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस पढ़ना है और आगे बढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको कोई ये भी नहीं बोलने वाला है कि सर 2, 4, 5, 10 वीडियो देख लो, 2 दिन पढ़ लो, 3 दिन पढ़ लो, 6 महीने पढ़ लो और फिर पैसा दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो आप पूरा देखिए फ्री में। चलिए शुरुआत करते हैं। क्रमचय और संचय हम लोग देख रहे हैं, अध्याय नंबर 7 ये है और इसमें हम बात करेंगे आज बहुविकल्पीय सवालों की। मतलब ऐसे सवाल जिनमें हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यदि सबसे अच्छा तथा सबसे खराब प्रश्न पत्र साथ साथ ना रखे जाएं, तो 6 परीक्षा प्रश्न पत्रों को कितने प्रकार से रखा जा सकता है। सवाल ऐसा भी हो जाता है कि सबसे अच्छा विद्यार्थी तथा सबसे खराब विद्यार्थी साथ साथ ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 दोस्त हैं जो साथ साथ नहीं रहना चाहते हैं किसी ट्रिप में, तो कितने तरीकों से आप बैठा सकते हो, अलग अलग चीजें। हम ये मानते हैं कि हमारे पास 6 अलग अलग चीजें हैं। इस प्रश्न में वो प्रश्न पत्र हैं, किसी और सवाल में वो मित्र हो जाएंगे, कहीं वो शत्रु हो जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको इन्हें इस तरह से जमाना है एक रेखा में कि सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रश्न पत्र एक साथ साथ ना हो। तो मैंने माना कि सबसे अच्छा जो है वो ए है और सबसे खराब जो है वो सी है। ए जो है वो सबसे अच्छा है, ए सबसे अच्छा है और सी जो है वो खराब है, कोई यूज नहीं इसका। तो ए बी सी डी और एफ हमारे सामने कुल यहां पर चीजें। अच्छा, अगर मैं जब आपको यह निकालना हो ना कि चीजें साथ साथ ना हो तब कितने प्रकार के क्रमचय होंगे, तो ध्यान से देखिए आपको क्या करना है। आप ये देख लो कि आपके सामने आप इन प्रश्न पत्रों को कुल कितने तरीकों से जमा सकते हैं जब आपके सामने ये कंडीशन ना हो कि अच्छे खराब एक साथ साथ हो। मतलब बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कुल कितने क्रमचय होंगे, मतलब कुल कितने तरीके होंगे जितने तरीकों से आप जमा सकते हो। तो कुल तरीके 6 प्रश्न पत्रों को जमाना है। कहां? 6 अलग अलग स्थानों पर। तो 6 प्रश्न पत्रों को 6 अलग अलग स्थानों पर जमाने का तरीका 6 फैक्टोरियल। मतलब देखो, अगर n वस्तुएं हैं, उन्हें एक रेखा में n अलग अलग जगह पर जमाना है बिना किसी रिपीटेशन के। रिपीटेशन के मतलब कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। जैसे मान लो पहले स्थान पर आपने f को रख दिया तो f अब बाकी स्थानों पर नहीं आएगा ना। अगर ऐसे भी रखना चाहो, देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि आपके पास कुल 6 प्रश्न पत्र हैं। पहली जगह पर आप इन 6 में से किसी को भी रख सकते हो, दूसरी जगह पर आपके पास 5 विकल्प हैं, तीसरी के लिए 3, यहां 2, यहां 1 और यहां 4 बच गया ना, ठीक है, 4, यहां 3, यहां 2 और यहां 1। तो कुल 6 फैक्टोरियल तरीके होंगे। 6 फैक्टोरियल का मतलब 120, तो या 120 नहीं, 120 का 6 गुणा मतलब 720। ये बिना किसी परेशानी के है ना। 6 फैक्टोरियल मतलब 720। यहां पर सबसे अच्छा तथा सबसे खराब प्रश्न पत्र एक साथ नहीं रखा जाएगा। मतलब इस कंडीशन में तरीका ऐसा है कि सबसे अच्छा तथा सबसे खराब प्रश्न पत्र चाहे एक साथ रखा हो या ना रखा हो। अब हमने क्या किया, जब ये दोनों साथ साथ हो, मतलब सबसे अच्छा तथा सबसे खराब प्रश्न पत्र जो है वो साथ में हो दोनों, तो हमने दोनों का बंडल बना दिया। जिन चीजों को साथ साथ रखना होता है हमने इन दोनों का बंडल बना दिया और इनको कर दिया पैक। हमने कहा कि ये दोनों सदैव साथ में रहेंगे। अब बच गए आपके पास बी, डी, ई और एफ। तो अब मुझे एक बात बताइए, कुल कितनी वस्तुएं हैं यहां पर एक बंडल तो ये है, 2, 3, 4 और 5। इनको जमाने के कुल तरीके कितने? 5 वस्तुओं को 5 जगह पर जमाना है। 5 क्यों सर? 6 वस्तुएं थी, 2 पैक हो गई, अब वो 1 बन चुकी है, 2 मिलकर बन गए 1। और तो सर अभी भी 6 जगह जब बचेगी ना, तो 2 जगह अब एक व्यक्ति को दी जाएगी इस डिब्बे को।
तो बच गई टोटल 4 और एक 5 जगह है। 5 जगहों को 5 फैक्टोरियल तरीके से जमाया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर हमें इस डिब्बे को भी देखना होता है कि ये जो बॉक्स हमने बनाया है, इस बॉक्स के अंदर ए सी के बाद भी हो सकता है, ए सी के पहले भी हो सकता है। ए सी के पहले अभी आपको दिख रहा है एक तरीका, तो ये ए सी के बाद मतलब सी ए मिल सकता है, तो 2 तरीके, तो कुल आपने 2 का गुणा यहां कर दिया। तो कितना हुआ सर? 120 गुणा 2, 120 गुणा 2 मतलब 240। तो 240 वो तरीके हैं जब ए और सी साथ साथ हो। 720 कुल तरीके हैं। तो आपको जो चीज चाहिए उसका जवाब कुल तरीकों में से आपने उन तरीकों को घटा दिया जहां पर ए और बी साथ साथ थे। तो कौन से तरीके बच गए? वो तरीके बच गए जहां ए और बी साथ साथ नहीं है। 8 और 4, तो 480 क्या कोई विकल्प है? विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर ख यहां सही होना चाहिए पहले प्रश्न का। तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न को एक बार फिर से देख लो। अगर आपसे कोई ये बोला जाए कि 2 वस्तुएं 2 व्यक्तियों साथ साथ ना हो, तो आप कुल तरीकों में से उन तरीकों को घटा देना जहां पर दोनों साथ साथ हो रहे हो। डन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 के प्रयोग से 3000 और 4000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाजित हो सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? मतलब आप एक से ज्यादा अंक, एक अंक को एक से ज्यादा बार उपयोग में नहीं ला सकते हैं। आप 3 3 4 4 नाम की एक संख्या नहीं बना सकते हैं, भले ही वो 3000 और 4000 के बीच में है, क्योंकि यहां अंकों की पुनरावृत्ति होगी। आपको सवाल में एक अंक को एक ही बार लेना है। आपको जो संख्या बनानी है वो 3000 और 4000 के बीच में बनानी है। तो देखो यार, जो संख्या बनेगी वो 4 अंक की बनेगी, और अगर संख्या 4 अंक की बनेगी, ध्यान से सोचने की कोशिश करना, जो 5 से विभाजित भी होनी चाहिए। अगर संख्या 4 अंक की बनेगी जो 3000 और 4000 के बीच में हो, तो ये वाले नंबर पर आप सिर्फ और सिर्फ 3 को रख सकते हैं, क्योंकि जो भी संख्या 3000 4000 से बनेगी उसका सबसे चौथे वाला जो स्थान है वहां पर आप 3 रख सकते हैं। 3000 कुछ कुछ जो संख्या होगी वो 3000 से बड़ी और 4000 छोटी होगी। यहां 2 रखोगे तो 3000 से छोटी संख्या बन जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपने ये संख्या निकालने की कोशिश की तो ये तो 3000 से छोटी है। अगर आप यहाँ 4 रख देंगे तो ये संख्या 4000 से बड़ी है, जो कि नहीं चलेगी, और ये तो वैसे भी पुनरावृत्ति है, नहीं चलेगी। तो पहले स्थान पर सर आप 3 को रख सकते हैं, है ना। 2 1 4 5 6 भी नहीं रख सकते। 5 रखोगे तो संख्या अगर 5 से शुरू होगी तो भी ये संख्या 3000 से बड़ी तो होगी, लेकिन 4000 से छोटी नहीं होगी। आपको 3000 और 4000 के बीच की संख्या रखनी है। दूसरा, अच्छा जिनका हो चुका है वो कमेंट कर सकते हैं, संख्या 5 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो अगर संख्या 5 से विभाजित होती है कोई भी संख्या, तो उसके इकाई का अंक या तो 0 होता है या 5 होता है। यहां पर आपके पास 0 तो विकल्प में है नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो आपने 5 को रख दिया। ऐसी संख्याएं जो 3 से, जिनका 3 पहला अंक होगा 5 दूसरा होगा, वही यहां पर 3000 और 4000 के बीच में होगी और 5 से विभाजित होगी। जैसे 3 1 2 5, 3 2 1 5, 3 4 6 5, 3 6 5 5 नहीं दे सकते, 3 6 1 5, इस तरह की संख्याएं। अब ऐसा आपको विकल्प में नहीं दिया है कि कितनी संख्या 10 है कि 20 है कि 50 है। तो देखो यार, आपके पास कुल संख्या थी 1 2 3 4 5 और 6, उसमें से 3 और 5 ने तो अपनी जगह फिक्स कर ली। 3 और 5 ने बोला कि यार हम तो इस केस में अब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम पहले से अपनी जगह फिक्स कर चुके हैं सवाल के अनुसार। तो 3 और 5 तो हमारे अंदर है नहीं, अंकों की पुनरावृत्ति करनी नहीं है, इसीलिए ना तो 3 हमारे काम का बचा ना 5 बचा। अब बचे हैं 2 स्थान, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। इन 2 स्थानों पर आपके पास कितनी संख्याएं बची है? 1 2 3 4। तो इन 4 संख्याओं को 2 स्थानों पर जमाना है, मतलब क्रमचय करना है। 4 संख्याओं का 2 स्थान पर क्रमचय करने का तरीका 4p2। अगर आपको याद है कि हमारे पास अगर n वस्तुएं हैं और उन्हें r भिन्न भिन्न स्थानों पर रखना है
और वहां पर हम पुनरावृत्ति अगर नहीं करते थे तो फॉर्मूला था NPR। NPR को लिखते थे n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब 4p2 को चाहो तो ऐसे भी लिख दो, 4p2 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तो ऊपर, 4 माइनस 2 बचा 2 तो 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो ये तो बचा 24 और 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 तो जवाब आ गया 12। यहां पर आंसर में 4p2 है, विकल्प नंबर ग में तो भी सही है 4p2। दूसरा तरीका, अगर 4p2 नहीं लगाते तो फिर बोलते कि देखो ये दोनों बॉक्स तो भर चुके हैं, इनको भरने का कोई भी औचित्य नहीं बचता। अब हमारे पास ये 4 संख्याएं बची है, 1 2 4 और 6, इन 2 डिब्बों पर रखने के लिए पहले बॉक्स पर या दूसरे वाले बॉक्स पर आप इन चारों में से कुछ भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद इस पर बचेंगे 3 तरीके, तो बच गए कुल 12, क्योंकि हम पुनरावृत्ति नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह से भी जवाब नंबर ग हमारा सही होगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा, बहुत सारे सवाल तो आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, एक हाथ की 4 उंगलियों में 6 अंगूठियां कितने प्रकार से पहनाई जा सकती है? तो सबसे पहले तो हम हाथ की 4 उंगलियां बनाते हैं। शायद मैं हाथ की 4 उंगलियां ठीक से ना बना पाऊँ। ठीक है, मतलब ऐसा हाथ है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हाथ है। यहाँ पर 4 उंगलियां जो है वो थोड़ी सी बनेगी नहीं। ठीक है, अपन थोड़ा पतला पतला हाथ ले लेते हैं। ऐसा हाथ है किसी व्यक्ति का और हमें उसको 4 उंगलियां पहनानी है। ठीक है, दैट्स नाइस। ये हाथ है बेसिकली, और आपके पास 6 अंगूठियां हैं। ठीक है, तो देखना उंगली नंबर 1 है, ये उंगली नंबर 2 है, उंगली नंबर 3 है, उंगली नंबर 4 है, और 6 अंगूठियां हैं। मान लेते हैं R1 R2 R3 R4 R5 R6। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है और ये R6 है। एक बात बताइए, उंगली में अंगूठी लगानी है या अंगूठी में उंगली लगानी है? आपको उंगली को उठा के अंगूठी में रखना है ना? तो जैसे मान लो आप सोचते हो कि ये उंगली इस अंगूठी में जा सकती है, तो अगर ये उंगली इस अंगूठी में चली गई तो फिर बोलोगे ये उंगली भी इस अंगूठी में जा सकती है। तो ऐसा तो संभव नहीं है, 2 उंगलियां एक अंगूठी में नहीं जा सकती। तो उंगलियों के पास स्वतंत्रता नहीं है। बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपने इस चौथी वाली उंगली को तीसरी वाली अंगूठी पहना दी तो फिर आप तीसरी वाली या चौथी जो बाकी की 3 उंगलियां हैं उसमें R3 नहीं रख सकते। तो स्वतंत्रता थोड़ी सी उंगली के पास कम है, अंगूठी के पास ज्यादा है। अंगूठी के पास स्वतंत्रता कैसी, वो ध्यान से देखो। पहली जो अंगूठी है वो चारों उंगलियों में से कहीं भी जा सकती है, स्वतंत्रता है। अब देखो ये तो बात ठीक है कि 6 उंगलियां हैं या 4 उंगलियों में 6 अंगूठी है, तो किन्हीं भी कम से कम 2 उंगलियों में एक से ज्यादा अंगूठी होगी। चारों में एक एक दे दी, बात की पहली की 2 में 2 अंगूठियां पहना दी। यहाँ ये तो नहीं बोला है कि एक उंगली को एक ही अंगूठी देनी है या एक उंगली को 2 ही अंगूठी देनी है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक उंगली में 6 की 6 अंगूठी पहना दो, संभव है। दूसरी उंगली में 6 की 6 पहना दो, ऐसा संभव है। तो पहली उंगली के पास कुल कितने ऑप्शंस हैं, या पहली अंगूठी के पास कुल 4 विकल्प हैं। ये चारों में से किसी भी उंगली पर जा सकती है। मान लीजिए R1 उठ के चली गई R2 में या दूसरी नाम की अंगूठी में, दूसरी नाम की उंगली में मान लीजिए R1 यहां आके लगा दी गई, पहना दी गई। अब R1 तो पहना दी, तो R2 अब हमें पता है कि यहां हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा उंगली या एक उंगली में एक से ज्यादा अंगूठी पहना सकते हैं। तो R2 इस वाली उंगली में भी जा सकता है, बाकी की तीनों में भी जा सकता है। तो R2 के पास फिर से 4 विकल्प हैं। उसी तरह R3 के पास भी 4 विकल्प ही होंगे, R4 के पास भी 4 विकल्प, R5 के पास और R6 के पास भी 4 विकल्प, है ना। जैसे मान लो सारी की सारी अंगूठियां एक ही उंगली में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फैशन, चलता है। कुल तरीके कितने, तो R1 के पास के 4 तरीके, R2 के पास के 4 तरीके, R3 के पास के 4 तरीके, R4 के पास, R5, तो कुल 6 अंगूठियों के 4 जाने के ऑप्शन, तो 4 की घात 6। विकल्प नंबर A का जवाब सही होना चाहिए। क्या विकल्प नंबर A का जवाब सही है?
पूरी तरह सही है। डन, तो का करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आप इसे जिस तरह से आपको समझाया है उसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो? अब यहां आपको थोड़ा सा स्पेशल सोचना चाहिए। देखिए, आपको बोला है कि 1 2 3 और 4 से आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो संख्याएं बनाने के लिए आपको ये नहीं बोला कि कितनी अंक की संख्या बनानी है। इसका मतलब आप 1 अंक की संख्या भी बना सकते हैं, आप 2 अंक की संख्या भी बना सकते हैं। जैसे इन दोनों के प्रयोग से आपने 34 नाम की एक संख्या बनाई जो 2 अंक की संख्या है, आपने 42 नाम की संख्या बनाई जो 2 अंक की संख्या है, और इनके प्रयोग से ही बनाई। यहां कहीं ये लिखा है क्या कि सभी का प्रयोग करना है? नहीं। कहां या कहीं यहां ये लिखा है कि आप 4 अंक की बनाओ? नहीं। तो हम 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की और 4 अंक की चारों तरह की संख्या बना सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद 3 अंक की भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने 123 नाम की संख्या बनाई, आपने 432 नाम की संख्या बनाई, 412 नाम की संख्या बनाई, 3 अंक की भी चलेगी। 4 अंक की संख्या भी आप बना सकते हैं। तो आपके पास यहां पर कुल 4 ऑप्शंस होंगे। पहला, आप 1 अंक की संख्या बनाओ। दूसरा, आप 2 अंक की संख्या बनाओ। तीसरा, आप 3 अंक की संख्या बनाओ। चौथा, आप 4 अंक की संख्या बनाओ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप 1 अंक की संख्या बनाते हैं, 2 अंक की संख्या बनाते हैं, 3 अंक की संख्या बनाते हैं, 4 अंक की संख्या बनाते हैं। आपके पास 4 ही विकल्प हैं। कौन कौन से? 1 2 3 और 4। तो अगर 1 अंक की संख्या बनानी है तो एक बॉक्स बनाओ। अब आपके पास तरीका यह है कि आप इन चारों में से किसी भी एक को एक बॉक्स पर रखना है। तो चारों में से किसी भी एक को इस बॉक्स पर रखने का मतलब है 4 संख्याओं में से एक संख्या को जमाना है, और वो तरीका होगा 4p1। ठीक? जब 2 अंक की संख्या बनेगी तो आपके सामने 2 बॉक्स होंगे, मतलब 2 जगह होगी। 3 अंक की संख्या के लिए 3 जगह होगी, और 4 अंक की संख्या के लिए आपके पास 4 भिन्न भिन्न जगह होगी। तो 2 अंक की संख्या के लिए आपके पास बच गए कुल 4 अंक। 4 में से आपने 2 की जगह जमाना, तो 4p2 आप जमाओगे, संख्या बन जाएगी। यहां 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 2 रखा, 1 रखा, 4 रखा, संख्या बन गई। आपको चयन करने की आवश्यकता यहां नहीं है। आपने 3 अंक की संख्या बनाने के लिए क्या किया? 3 अंक की संख्या बनाने के लिए 4 में से 4 संख्याओं को 3 स्थानों पर जमाना है, तो 4p3, और 4 अंक की संख्या बनाने के लिए 4p4। तो या तो आप 1 अंक की बनाएं, या 2 अंक की, या 3 अंक की, या 4 अंक की, आपका काम हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप यहां पर जोड़ का नियम लगाएंगे, है ना, कि या तो पहले वाला काम हो जाए, या दूसरे वाला काम हो जाए, या फिर तीसरे वाला काम हो जाए, या फिर चौथे वाला काम हो जाए। आप पूरी तरह से यहां पर जवाब दे सकते हैं घ नाम का विकल्प। तो विकल्प नंबर घ आपका सही जवाब है, और यह होना भी चाहिए ऑप्शन नंबर 4। डन है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 भी समाप्त होता हुआ प्रश्न नंबर 5 के बारे में। एक पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं। कितने? 3, जिनमें से एक व्यक्ति 7 व्यक्तियों के मतों से चुना जाता है। ठीक है, तब कितने प्रकार से मतदान किया जा सकता है? एक पद के लिए उम्मीदवार है 3, ठीक है, जिनमें से एक व्यक्ति 7 व्यक्तियों के मतों से चुना जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास उम्मीदवार है, उम्मीदवार नंबर 1, उम्मीदवार नंबर 2, उम्मीदवार नंबर 3। ठीक है, तो अपने पास उम्मीदवार जो है ए, बी और सी है। ठीक है, या अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा, और व्यक्ति है जो मत करेंगे बेसिकली।
तो व्यक्ति जो मत करेंगे उसमें है ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 लोग हैं, ठीक है। तो कुल कितने तरीकों से मतदान किया जा सकता है? देखिए, ये उम्मीदवार मतदान करने वाले व्यक्ति को नहीं पकड़ सकता, मतदान करने वाला व्यक्ति उम्मीदवार का चयन कर सकता है कि मुझे किसको मत देना है, ऐसा ही है। तो ये ए के पास कितने विकल्प हैं? 3। ये 3 अलग अलग तरीकों से किसी भी व्यक्ति को मतदान कर सकता है। उसी तरह बी के पास भी कितने तरीके हैं? 3। सी के पास भी कितने तरीके हैं? 3। डी के पास भी कितने तरीके हैं? 3। अब अगर आप सोचो कि सर ये अल्फा के पास 7 तरीके हैं, तो अल्फा इनमें से किसी को भी पकड़ सकता है, बीटा किसी को भी पकड़ सकता है। तो क्या आपने चुनाव के समय ऐसा देखा कि जो व्यक्ति उम्मीदवार है वो बोले कि नहीं ये व्यक्ति मुझे वोट देगा या नहीं देगा? नहीं, वो तो ये तो तीनों चाहेंगे उसको सभी वोट दे दे। जिसे वोट देना है चयन उसे करना है, ये चयन नहीं कर सकते। तो इस ए के पास कुल 7 तरीके हैं, ये या 3 तरीके हैं, ये तीनों में से जिसको मन करे उसको वोट दे सकता है। बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास, एफ के पास और जी के पास। क्या ऐसा कहीं कहा गया है कि एक व्यक्ति या ऐसा बोला है क्या? मतलब ऐसा नहीं कि ए तीनों को वोट दे देगा, लेकिन ए के पास ये 3 ऑप्शंस हैं जहां ये वोट कर सकता है। ए अल्फा, बीटा या गामा तीनों में से किसी एक को दे सकता है। उसी तरह बाकी के पास भी सभी के पास विकल्प तो है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां ए बी सी डी ई एफ जी सबके पास 3-3 ऑप्शन है। तो कुल कितने तरीके? तीनों ने 3-3 प्रयोगों का या तीनों ने 3-3 ऑप्शन का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर ख 3 की घात 7 सही होना चाहिए, और जो सही भी है प्रश्न नंबर 5 का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भोपाल तथा ग्वालियर के बीच 4 बस चलती है। एक आदमी ग्वालियर से भोपाल जाता है तथा किसी अन्य बस द्वारा वापस आता है, ठीक है। तो यह है भोपाल और यह है ग्वालियर। और इनके बीच चलती है 4 बसें, ठीक है। बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3 और बस नंबर 4। तो व्यक्ति गया भोपाल से ग्वालियर। सुनना ध्यान से, जब वो भोपाल से ग्वालियर जाएगा तो उसके पास 4 भिन्न भिन्न बसें हैं। उस चारों में से किसी भी एक बस का प्रयोग वो कर सकता है। और ये बोला है कि जब ग्वालियर से वापस आ रहा है तो किसी अन्य बस द्वारा आएगा। मतलब अगर मान लो उसने भोपाल से ग्वालियर जाते समय B4 का प्रयोग किया, तो अब वो उस बस का प्रयोग नहीं करेगा। उसे पता चला कि यार ये जो बस है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आया, बस में जो व्यक्ति है वो भी अच्छे नहीं थे, बस तेज थोड़ा कम समय लगाया और ज़्यादा समय लगा दिया। तो व्यक्ति ग्वालियर से भोपाल दूसरी बस से आना चाहता है, उसी बस से नहीं जिस बस से वो गया था। तो इस बस से अगर वो गया था तो उसके पास अब बचे हैं 3 विकल्प। तो भोपाल से ग्वालियर जाने के 4, ग्वालियर से भोपाल जाने के 3, तो जवाब मिला 4 गुणा 3, मतलब कुल 12 तरीके हैं जिससे वो इस काम को कर सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? ऑप्शन नंबर क करेक्ट होना चाहिए और वो करेक्ट भी है। डन? तो डन। तो प्रश्न नंबर 6 का जवाब भी ऐसा आप लोगों के सामने हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मतलब ऐसे छोटे मोटे सवाल आपको बहुत मिलने वाले, तो सिंपल सवाल है। ऐसा अपन ने जब क्रमचय संचय की शुरुआत की थी तब भी इस सवाल को हमने समझा था। ओके, उसके बाद NP5 बराबर 20 गुणा NP3, ठीक है। तो n का मान देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज रिवाइज करा देता हूं। अगर मैं लिखता हूं NCX बराबर NCY, तब आप लिखते हैं x प्लस वाई बराबर n या फिर x बराबर y। और ये कब होता है? जब C होता है, संचय होता है, कॉम्बिनेशन होता है, P में नहीं होता। P में ऐसा कुछ नहीं होता, परम्यूटेशन में नहीं होता। तो परम्यूटेशन में हमें सूत्र की मदद लेनी पड़ेगी, मतलब इसे हल करना पड़ेगा। NP5 बराबर 20 गुणा NP3, ठीक। तो अपन सूत्र लगाते हैं NPR का। NPR का सूत्र लगाया मतलब क्या होता है? NPR बराबर
n का फैक्टोरियल और यहां n माइनस r का फैक्टोरियल। तो क्या आपको np5 दिखना चाहिए n का फैक्टोरियल बटा n माइनस 5 का फैक्टोरियल बराबर 20 गुणा n का फैक्टोरियल बटा n माइनस 3 का फैक्टोरियल, है ना। डन डन। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर n माइनस 5 फैक्टोरियल गुणा 20। डन। अब ये n माइनस 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं ना, n माइनस 3 गुणा n माइनस 4 गुणा n माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर 20 गुणा n माइनस 5 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि n फैक्टोरियल को हम सदैव n गुणा उससे एक कम संख्या का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो n माइनस 3 गुणा n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 गुणा n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो n माइनस 5 से n माइनस 5 कटने पर आपके सामने एक द्विघात समीकरण बनता है। फटाफट मुझे बताइए कि इस द्विघात समीकरण का हल क्या होगा और n का मान क्या आएगा। देखो, इसको आप द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका ये कि ये जो 20 है ना, ये दो क्रमागत संख्या n माइनस 3 n माइनस 4 दो क्रमागत संख्या है। तो अगर आप 20 को दो क्रमागत संख्याओं के गुणा में लिख पाओ, आप इसे द्विघात समीकरण बनाकर बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 20 को n माइनस 4 और n माइनस 3 के साथ लिखना चाहूं तो सीधी सीधी बात है, n माइनस 3 5 होना चाहिए, n माइनस 4 जो है वो 4 होना चाहिए। इसका मतलब n माइनस 3 बराबर 5 या फिर n बराबर 6, सीधी सीधी या n बराबर 8, सीधी सीधी बात। द्विघात समीकरण बना के भी ये सरल होगा, हल होगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। n के दो मान आएंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, 8 धनात्मक आएगा, वही आपका जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अच्छा इसका जवाब तो 8 है। चलिए प्रश्न नंबर 8, शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों से 3 अक्षरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यूनिवर्सल में कितने अक्षर है पहले तो ये देखो। तो यूनिवर्सल के अंदर U N I V E R S A और L, सारे के सारे अक्षर भिन्न है, बहुत अच्छी बात है। इनसे हमें 3 अक्षर का शब्द बनाना है। 3 अक्षर का शब्द मतलब 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इन 9 जगहों में से या 9 वस्तुओं में से आपको 3 वस्तुएं सिलेक्ट कर कर उनको जमाना है। और सीधी सीधी बात है कि अगर हमारे पास n भिन्न वस्तुएं हैं, उनमें से हमें n भिन्न वस्तुओं को r जगहों पर जमाना है, तो हमारे सामने तरीका होता है NPR। क्रमचय कर सकते हैं, जितने अलग अलग तरीकों से इनमें से किसी भी 3 को जमाओगे उतने उतने नए शब्द बनेंगे। IVE जमा दिया, LVI जमा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो तरीके हुए 9, अच्छा 8 है 9 है, 3 3 6 और ठीक है 9 तरीके, 8 नहीं 9 है कुल। n का मान 9, तो 9p3, इसका मतलब 9 फैक्टोरियल। NPR का मतलब n फैक्टोरियल बटा n माइनस r, तो ये 9 फैक्टोरियल बटा 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये मिला 9 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को भाग देने का तरीका मैंने बताया था, कुछ नहीं, 9 को उससे छोटी संख्याओं से तब तक लिखा जाए जब तक कि 6 आ जाए, बाकी सब हटा दो। या ऐसे भी समझ लो कि 9 फैक्टोरियल का मतलब है 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ऊपर से 6 5 4 3 2 1 कट गए, बचा सिर्फ ऊपर 9 8 और 7, 9 8 72 गुणा 7, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1, 7 7 49 और 1 50। तो 504 ऑप्शन नंबर क सही होना चाहिए। क करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। डन। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 भी समाप्त होता हुआ। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। उम्मीद है प्रश्न नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा, है ना। ये तो सिंपल है यार, इसमें कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। डन है। मतलब अभी तक क्रमचय संचय के सरल सरल सवाल ही आपको कराए जा रहे हैं। n
P4 अनुपात NP5 अगर 1:2 है तो, ठीक है, n का मान कितना है, NP4 बटा NP5 1:2 है, जिसका साफ साफ मतलब है 2NP4 बराबर NP5, ऐसा कुछ। अब आपको पता है कि NPR का सूत्र क्या था, NPR का सूत्र था n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहां से मिला 2 गुणा n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा, अगर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा तो 2 गुणा n माइनस 5 फैक्टोरियल यहां पर, n माइनस 4 फैक्टोरियल को यहां पर भेज दिया। और अगर आपको याद है तो n माइनस 4 फैक्टोरियल का मतलब है n गुणा n माइनस 5 फैक्टोरियल। सूत्र ये लगाते चलो, आगे बढ़ते चलो। अब अगर आप n की जगह n माइनस 4 लिखते हैं तो भी आप यहां पर, मतलब n की जगह n माइनस 4 लिखोगे तो n माइनस 4 बराबर n गुणा n माइनस 5 हो जाएगा। इतनी सी बात है, फटाफट चेक करके देखो n का मान क्या आता है। देखो सूत्र तो यही है, n का फैक्टोरियल बराबर n गुणा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर n की जगह n माइनस 4 रखोगे तो n माइनस 4 गुणा n माइनस 4 माइनस 4 मतलब n माइनस 5, तो ऐसा कुछ। अब n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल गए, यहां पर बचा 2 बराबर n माइनस 4 या n बराबर 6, तो सीधा सीधा जवाब n बराबर 6 आपका आना चाहिए। विकल्प नंबर ग सही होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं विकल्प नंबर ग सही है नहीं, गई करेक्ट है। n का मान 6 प्रश्न नंबर 9 में। 10 के बारे में बात कर लेते हैं। mn पत्रों को कितने प्रकार से n पत्र पेटियों में डाला जा सकता है। अब देखिए ये है पत्र, मतलब बेसिकली पत्र जो है आपके सामने कुछ दिए गए हैं, पत्रों की संख्या m गुणा n है ना। जैसे मान लो बहुत सारे पत्र दिए हैं, पत्र है एक, पहला पत्र, दूसरा पत्र, तीसरा पत्र, चौथा पत्र, ऐसे m गुणा n पत्र हैं। और पेटियां कितनी है, पेटियां है 1 गुणा 1 2 3 ऐसे लेकर n भिन्न भिन्न पेटियां हैं। अब आपको इन पत्रों को डालना है भिन्न भिन्न पेटियों में। तो एक बात बताइए, चॉइस किसके पास है, पेटियों के पास चॉइस है या पत्रों के पास चॉइस है। अब बोलोगे सर इस पेटी के अंदर ये पत्र भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, सही है, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोला कि इस पेटी के अंदर ये पत्र भी आ सकता है। सोचना मतलब जैसा आप लोग सोचोगे मैं वैसे ही आपको सोच के बताऊंगा। इस पत्र के अंदर ये पेटी या इस पेटी के अंदर ये पत्र आ सकता है, इस पेटी के लिए ये पत्र आ सकता है, इस पेटी के लिए ये पत्र आ सकता है। मतलब पहली पेटी के अंदर आप mn पत्र रख सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरी पेटी पर जाएंगे तो आप ऐसा कहां बोल पाएंगे कि इस पत्र को भी दूसरी पेटी में रख पाएंगे, क्योंकि ये पत्र तो पहली पेटी में रखा जा चुका होगा। अब रखा है या नहीं रखा ये हमको पता नहीं, तो इसीलिए तीसरी पेटी में और समस्या है। इसीलिए ये वाला केस पहली बार में तो सही लगता है लेकिन दूसरी बार में गलत हो जाता है। अब पत्र वाले केस को देखो, पहले पत्र के पास जाने के लिए n तरीके, दूसरे पत्र के पास भी कहीं किसी भी पेटी को चुनने के n तरीके। पहला पत्र n अलग अलग तरीकों से किसी भी एक पेटी में रखा जा सकता है, दूसरा पत्र भी n अलग अलग तरीकों से किसी एक पेटी में रखा जा सकता है। ऐसे जितने भी ये पत्र हैं सबके पास n चॉइस है। तो n गुणा या कितने हो गए सर, n गुणा n गुणा n गुणा n, ऐसे कहां तक, mn तक। तो मैं लिख सकता हूं कि n का गुणा n का गुणा n का गुणा कहां तक, mn तक, मतलब n की घात mn। n की घात mn ऑप्शन नंबर ग में है। क्या ग करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ग सही है। यहां गुणन नियम लगा है कि ये पत्र भी जाना चाहिए, ये पत्र भी, ये पत्र भी, ये पत्र भी, सारे पत्र जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने 2-3 पत्र भेज दिए बाकी को रहने दिया। चलिए 10 सत्य तथा असत्य प्रश्नों के उत्तर कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं। 10 सत्य तथा असत्य प्रश्न है। मान लीजिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपके सामने ऑप्शन है 20, 100, 512 और 1024। देखो यार, 10 सत्य तथा असत्य प्रश्न है, तो किसी भी प्रश्न को हल करने के कुल तरीके कितने होंगे ये बताओ। मतलब किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के तरीके कितने होंगे। हल करने के तरीके और भी हो सकते हैं, मतलब हल कैसे भी करो, उत्तर देने के तरीके कितने हो सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है, या तो उसका उत्तर सत्य होगा या असत्य होगा, यही होगा ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रश्न नंबर 1 को 2 तरीकों से हल किया जा सकता है। मतलब इसको या तो सत्य लिखोगे या असत्य लिखोगे। प्रश्न नंबर 2 को भी सत्य या असत्य के अलावा कुछ भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 को सत्य और असत्य लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 को भी प्रश्न मतलब 2 तरीकों से जवाब दिया जा सकता है। जितने भी प्रश्न हैं सबको जवाब देने के 2-2 तरीके हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो सत्य असत्य है। सत्य असत्य को या तो आप सत्य लिखोगे या असत्य लिखोगे, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो यहां हर प्रश्न को हल करने के 2 तरीके हैं। कुल प्रश्न कितने हैं? 10। तो क्या मैं लिख दूं, कुल तरीके जो होंगे वो 2 की घात 10 होंगे। इन सभी का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले प्रश्न को भी हल करना है, दूसरे प्रश्न को भी हल करना है, तीसरे प्रश्न को भी हल करना है। तो कुल तरीके कितने? 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 10। 2 की घात 10, 2 की घात 10 होगा 1024। तो 1024 ऑप्शन नंबर घ चौथा विकल्प सही होना चाहिए। सही भी है, डन है, डन है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए यहां पर। डन है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति वर्जित है। मतलब आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, आपको बनाना है सम संख्या। नोट कर लेना इस बात को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। शून्य का प्रयोग नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमें 3 अंकों की सम संख्या बनानी है तो हमने एक बॉक्स बनाया जिसमें 3 डब्बे हैं, 3 अलग अलग स्थान हैं। पहले स्थान पर आप कुछ भी रखें, ये जो स्थान है यहां पर संख्या सम बननी चाहिए। सम संख्या का मतलब है अंतिम अंक या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो इस संख्या को भरने के लिए हमारे पास 2, 4, 6 और 8, इन चारों के अलावा कोई पांचवा विकल्प नहीं है। मतलब 0 तो नहीं है। मैं यहां 2 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, 6 रख सकता हूं, 8 रख सकता हूं, इतना ही रख सकता हूं ना। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस डिब्बे को भरने के आपके पास कुल 4 तरीके हो चुके हैं, है ना। अपन ने सम वाले को पहले भरा। अब यहां पर कोई ना कोई एक संख्या तो आई होगी। 2 आया होगा, 4 आया होगा, 6 आया होगा, 8 आया होगा। उदाहरण के लिए मान लेता हूं कि आपने 8 को यहां रख दिया है। आप 2, 4, 6 को भी रख सकते हैं। अगर आपने 8 को यहां रख दिया है तो 8 को आपने यहां गोला लगा दिया। प्रश्न को फिर से पढ़ा कि पुनरावृत्ति वर्जित है, मतलब अगर आपने 8 को यहां रखा है तो बाकी के दोनों स्थानों पर आप 8 को नहीं रख सकते हैं। तो अब इन दोनों स्थानों के लिए 8 लड़ाई नहीं करेगा। इस स्थान को भरने के लिए, इस स्थान को भरने के लिए, दोनों में से जिसे आप पहले भरना चाहें। अब आपके पास 4, 3, 7 और 1, 8 ही विकल्प बचे हैं। संख्याएं 9 थी, एक भाई साहब यहां आके बैठ गए। तो इस डब्बे को भरने के लिए आपके पास 8 विकल्प बचे थे। आप 8 में से किसी को भी रखोगे चलेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहां 3 को रखा, चलेगा। आप यहां 4 को रखेंगे, चलेगा। 5 को भी रखें, 6 को भी रखें, 7 को भी रखें, लेकिन 8 को नहीं रख सकते क्योंकि 8 यहां ऑलरेडी आ चुका था। तो इस स्थान को भरने के कुल तरीके 8 हैं। अब 8 में से मान लीजिए आपने यहां 3 को रख दिया, तो अब इस स्थान को भरने के 7 तरीके बचे। तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो ये है कि हम पहले स्थान को भरेंगे, दूसरे स्थान को भरेंगे और तीसरे स्थान को भरेंगे, तब जाके हमारा जवाब मिलेगा। तो मिला जवाब 7 गुणा 32। तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22। तो 22, 4 ऑप्शन नंबर का 224 आंसर करेक्ट होना चाहिए और वो करेक्ट भी है। डन है, कोई चिंता की बात नहीं है ऐसे सवालों में।
प्रश्न नंबर 13 क्या होगा प्रश्न? n15 या np5 बराबर 9 गुणा n माइनस p4, तो n का मान कितना है? थोड़ा कठिन है, कठिन सवाल इसलिए है कि नहीं वैसे कठिन नहीं है, ये सिंपल ही है। ओके चलिए सबसे पहले आपको NPR का सूत्र एक बार फिर से दिखा देता हूं। NPR बराबर n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, करेक्ट है क्या? ठीक है, तो अगर मैं NP5 लिखता हूं बराबर 9 गुणा n माइनस 1 P4 लिखता हूं, तो NP5 को लिखा जाएगा n फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये हुआ 9। n माइनस 1 P4, तो यहां पर ऊपर आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल, है ना? इसमें से इसे घटाना है, n में से P5 को घटाना था, n में से r को घटाना था, n माइनस 1 में से 4 को घटाना है, बस। ठीक, तो ऊपर तो बचा n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर यहां 9 गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल गया। क्या आपके प्रश्न में n फैक्टोरियल 9 गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल बचा है? बचा है। अब n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर 9 गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 से n माइनस 1 कटा, n बराबर 9 आपका जवाब। प्रश्न नंबर 13 का जवाब घ, n बराबर 9। क्या प्रश्न नंबर 13 सही है? चेक कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 का जवाब घ, n बराबर 9। चलिए, तो प्रश्न नंबर 13 भी यहां से समाप्त होता हुआ। बड़े सिंपल सिंपल सवाल है यार। अंकों 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3000 से 4000 के बीच 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि किसी भी संख्या में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति वर्जित है? जो पहले था वही अभी है, बस ये देखना है हम लोगों को कि अंक कौन कौन से हैं। पहले भी अंक लगभग यही थे, 3, 4, 5, 6 और 7। 3000 और 4000 के बीच की संख्या बनानी है, तो ये तो आप जान ही चुके हो अब कि 3, 4, 5, 6 और 7 के बीच अगर आपको 3000 और 4000 के बीच की संख्या बनानी है तो पहले पोजीशन पर 3 रहना चाहिए। 5 से विभाजित तो आखिरी पर 5 रहना चाहिए। तो 3 और 5 हमारे काम के नहीं रहे क्योंकि पुनरावृत्ति वर्जित है। अगर पुनरावृत्ति अलाउ होती तो बात अलग होती। पुनरावृत्ति वर्जित है तो इस बॉक्स पर आप इन चारों में से कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ के लिए 4 विकल्प, अगले के लिए बचेंगे 3, तो 4 गुणा 3 मतलब हुए कुल 12। तो 12 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ख, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, विभिन्न अंकों से बनाई गई 9 अंकों वाली सभी संख्याओं की संख्या कितनी है? मतलब कितनी टोटल 9 अंकों की संख्या है, आपको यह बतानी है। विभिन्न अंकों से मतलब आप 0 का प्रयोग कर सकते हैं, 1 का प्रयोग, 2 का प्रयोग, 3 का प्रयोग, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। ठीक है, अब यहां 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि आपको प्रश्न में ये नहीं बोला गया है कि आप पुनरावृत्ति करें या ना करें, लेकिन प्रश्न लिखा है पहले विभिन्न अंकों से, मतलब जो संख्या बननी चाहिए उसके अंक विभिन्न होने चाहिए, मतलब पुनरावृत्ति की परमिशन नहीं है। क्लियर है क्या? वहां ये बोल दिया ना विभिन्न अंकों से। अगर ये बोल रहे हैं मतलब जितने भी संख्या बने उसके अंक सारे के सारे भिन्न भिन्न होने चाहिए। क्लियर है? 9, अगर ये सिर्फ यहां ये नहीं लिखा होता और प्रश्न होता 9 अंकों वाली सभी संख्याओं की संख्या, तो उसमें आपको विभिन्न अंक वाली भी होती और पुनरावृत्ति वाली भी होती, वो तरीका अलग होता। लेकिन अगर मुझे 9 अंकों की संख्या बनानी है तो आप सबसे पहले 9 बॉक्स बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। अब देखिए पहले बॉक्स पर आप अगर आपको 9 अंक की संख्या बनानी है तो आप 0 को नहीं रख सकते। 0 को रखोगे तो वो 8 अंक की संख्या हो जाएगी। तो पहले बॉक्स पर आप
शून्य को नहीं रख सकते हैं। तो पहले बॉक्स को भरने के लिए आपके पास ये जो कुल 9 उम्मीदवार और बचे, 1 से लेके 9 तक, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। दूसरे बॉक्स पर अब आपके पास कौन है, जैसे मान लीजिए पहले बॉक्स पर आपने 4 को रख दिया, तो ये 4 अब हमारे पास नहीं है। लेकिन दूसरे बॉक्स पर आने के लिए 0 तैयार हो चुका है, क्योंकि 0 को हम दूसरे बॉक्स पर रख सकते हैं, है ना। दूसरी संख्या मतलब 0 हो सकती है, 4 0 1 3 5 ऐसी संख्या बनेगी तो वो 9 अंक की बन जाएगी। तो दूसरे बॉक्स को भरने के 9 तरीके हैं। एक नंबर यहां आ जाएगा तो इस वाले बॉक्स को भरने के 8 तरीके, फिर इसे भरने के 7 तरीके बचेंगे, इसे भरने के 6 तरीके, इसे भरने के 5 4 3 और 2। तो कुल ये आपका जवाब होना चाहिए। लेकिन 9 8 7 5 मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। एक क्यों लिख दिया? ऐसे ही लिख दिया क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई मतलब तो है नहीं। 9 से लेकर 1 तक की संख्या का गुणा 9 फैक्टोरियल होता है, तो आपका जवाब मिलेगा 9 गुणा 9 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होना चाहिए। क्या क करेक्ट है? करेक्ट है, बिल्कुल। 15वें प्रश्न का जवाब भी बड़ा सिंपल था आप लोगों के लिए। 6 फलकों में से 4 पासे फेंके जाते हैं, मतलब 6 फलकों के 4 पासे फेंके जाते हैं। ऐसा संभावित परिणाम जिनमें कम से कम एक पासा 2 अंक को दर्शाता है। प्रश्न को थोड़ा समझना पड़ेगा। समझना ऐसा पड़ेगा कि आप पासे देखते हो जिसमें फलके 6 होती है, लूडो गेम खेला है अपन ने, ऐसा चार पासे फेंके आप लोगों ने जिसमें अलग अलग संख्याएं थी, 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होती है। अब हर पासे पर अलग अलग अंक आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले पासे को फेंकने से 1 मिला, दूसरे को फेंकने से 1 मिला, तीसरे को फेंकने से 1, चौथे को फेंकने से 1 मिला, करेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले को फेंकने से 2 मिला, इसको 3 मिला, इसको 4 मिला, इसको 5 मिला। हो सकता है कि पहले को फेंकने से 2 मिला, दूसरे को फेंकने से 3, तीसरे को 4, चौथे को फेंका तो फिर 2 मिला। ये चारों के अलग अलग जवाब है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले को फेंकने से 2 मिला, दूसरे को फेंकने से 4 मिला, इसको फेंकने से फिर 2 और फिर 2 मिला। या ऐसा भी हो सकता है कि सभी को फेंकने से 2-2 मिल जाए। अब इन पांचों विकल्पों को या पांचों जो मैंने आपको सामने कुछ तरीके रखे हैं उनको ध्यान से देखो। टोटल फलक थी 6, इनमें से यहाँ 1 1 की जगह 3 3 3 भी आ सकता था, 3 1 1 भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। जैसे मान लो एक संख्या आई 3 3 4 5, ये भी आ सकता है क्योंकि 3 ये पासा देगा, इस दूसरा 3 ये वाला पासा देगा। यहाँ चारों 1 1 में 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से ऐसा मिलेगा। आपको बोला जाए कि आपको ऐसा आउटपुट देखना है जिसमें कम से कम एक जगह 2 हो, मतलब आपको ऐसी चीजें देखनी है जिसमें 1 बार 2 आए, 2 बार 2 आए, 3 बार 2 आए, 4 बार 2 आए। आपको ऐसी जगह देखनी है जहां कम से कम 1 बार 2 आए। ठीक, तो कम से कम 1 बार 2 आए का मतलब है कुल तरीके -1 बार भी 2 ना आए। ठीक, ये सरल है, अपन इसे ही निकालने की कोशिश करेंगे बस। ठीक, तो पहला कुल तरीके कितने होंगे, बाकी सब तो ठीक है, कुल तरीके निकाले जाए। 6 पासों को फेंका जाएगा, 6 पासों को फेंकोगे आपको या 4 पासों को फेंकोगे, हर पासे के द्वारा 6 अलग अलग जवाब आ सकते हैं। जैसे पहले पासे को फेंका तो पहले पासे को फेंकने से आपको 6 विकल्प मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे को फेंकने से भी 6 विकल्प, तीसरे को फेंकने से भी 6 और चौथे को फेंकने से भी 6 अलग अलग विकल्प मिल सकते हैं। तो हर पासे को फेंकने से यहाँ 6 विकल्प हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 की घात 4 अलग अलग ऑप्शंस है, मतलब 6 की घात 4 कुल आउटपुट है। और हमने एक सूत्र भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास n पासे हैं, उनको अगर हम n भिन्न उनको अगर हम फेंकेंगे तो 6 की घात n हमें कुल अलग अलग तरीकों से आउटपुट मिल सकता है। 6 की घात 4, ठीक है।
6 की घात 4 को निकालोगे तो 36 गुणा 36 है ना, 6 का वर्ग गुणा 6 का वर्ग, 36 गुणा 36। ठीक है, इसको देखते हैं क्या करना है, मतलब कैलकुलेशन क्या करना है, ये बात की बात है। अब वो तरीके जब एक भी दो ना हो, कम से कम एक बार दो आए, मतलब एक बार दो आए, दो बार दो आए, तीन बार आए या चारों बार आए, लेकिन कम से कम एक बार आए। पर हम देख रहे हैं कि अगर वो केस निकाल लो जहां एक बार भी दो नहीं आया, तो अगर एक बार भी दो नहीं आता है तो पहले पासे से एक मिल जाए, तीन मिल जाए, चार मिल जाए, पांच मिल जाए, छह मिल जाए, मतलब पहला पासा पांच विकल्पों में से कुछ भी दे दे सिवाय दो के, दूसरा पासा भी पांच विकल्पों में से कुछ भी दे दे, तीसरा पासा भी पांच विकल्पों में से, और चौथा पासा भी पांच विकल्पों में से कुछ भी दे दे, दो नहीं देना चाहिए, बस यही था। तो मतलब पहला पासा, अगर ये पासा से आपको एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी मिल सकता है, आपको दो नहीं चाहिए, एक भी बार दो नहीं चाहिए ना, तो बचे पांच विकल्प, तो ये मिला 5 की घात 4। अब आपको जो तरीके चाहिए जहां दो कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए, ठीक है, दो कम से कम एक बार आए, तो देखो कुल तरीकों में से आपने वो तरीके घटा दिए जहां दो एक बार भी नहीं आया, कुल तरीकों में से आपने वो तरीके घटा दिए जहां दो एक बार भी नहीं आया। तो इसे हल करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि 36 प्लस 5 का वर्ग गुणा 36 माइनस 5 का वर्ग, अरे a प्लस बी a माइनस बी, है ना, ये थोड़ा सरल है, 6 का वर्ग या 6 की घात 4, 5 की घात 4 निकालने से 36 प्लस 5 का वर्ग 25, ठीक है, तो ये मिलेगा 36 प्लस 25 गुणा 6 का वर्ग 5 का वर्ग, 36 माइनस 25 11, ठीक है, तो 36 प्लस 25 मिलेगा 6 5 11 का 1 हासिल 1, 6 5 और 1 6, 61 गुणा 11, तो 11 एकम 11 और बच गए हासिल 1, 11 छंग 66 और 1 67, तो 67। सो 671 ऑप्शन नंबर ग में जो है वो सही होना चाहिए। ये वो तरीके हैं जहां 6 या 4 अलग अलग पासे को फेंकने में दो कम से कम एक बार आए। अगर 3 पूछा जाता या बोलते कि 3 कम से कम एक बार आए, 4 कम से कम एक बार आए, 1 कम से कम एक बार आए या 6 कम से कम एक बार आए, जवाब यही था। 2 एक बार भी ना आए 5 की घात 4, 3 एक बार भी ना आए 5 की घात 4, 4 एक बार भी ना आए 5 की घात 4, 5 एक बार भी ना आए 5 की घात 4, 6 एक बार भी ना आए 5 की घात, मतलब ये 2 की जगह अंक बदलता जाएगा पर जवाब जो है वो सेम ही रहेगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ग सही है या नहीं है। ऑप्शन नंबर ग प्रश्न नंबर 16 का पूरी तरह से सही है। चलिए तो प्रश्न नंबर 16 समाप्त। बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। 4 पार्सल और 5 डाक खाने हैं, तब पार्सलों का कितने भिन्न प्रकारों से पंजीयन कराया जा सकता है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। आपके पास पार्सल है 4, ठीक है, पार्सल कितने, P1 मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं, P3 और P4। उसके बाद डाक खाने मतलब पोस्ट ऑफिस, रजिस्ट्रेशन कराना है मतलब जाके देना होता है, लिखते हैं कहाँ जाएगा क्या जाएगा, तो पोस्ट ऑफिस है आपके पास 5 A B C D और E। तो एक बात बताओ यार, क्या डाक खानों के पास इनको रखने का ऑप्शन है पार्सल को, या पार्सल के पास डाक खाने जाने का ऑप्शन है? क्या होता है, क्या डाक खाना पार्सल के पास आता है कि पार्सल डाक खाने के पास जाता है? पार्सल डाक खाने के पास जाता है। और ऐसा भी है कि अगर इस डाक खाने के पास ये चारों में से कुछ भी आ सकते हैं, तो इस वाले डाक खाने के पास भी इन चारों में से कुछ भी आ सकते हैं। तो फिर तो अगर मान लो ये ए वाले के पास चला गया तो बी वाले के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो ये तो गलत चीज़ हो गई। हमें कैसे पता चलेगा कि वो गया कि नहीं गया? तो हम फिर सोचेंगे कि पार्सल को भेजेंगे हम, है ना, पार्सल को भेजेंगे, मतलब हमने सोचा
कि पार्सल नंबर 1 जो है उसके पास 5 विकल्प है, वो किसी भी डाक खाने में जाके रजिस्टर कराया जा सकता है। दूसरा पार्सल P2 है, उसके पास भी 5 विकल्प है, वो किसी भी डाक खाने में जाके रजिस्टर कराया जा सकता है। इस तरह हर पार्सल को आप पांचों डाक खानों में से कहीं भी जाके करा सकते हैं। हो सकता है चारों को एक ही जगह रजिस्टर करा दो, हो सकता है चारों को अलग अलग जगह रजिस्टर कराओ। तो आपके पास जो जवाब होना चाहिए वो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 5 की घात 4 होना चाहिए। विकल्प नंबर ग करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 का यह जवाब है। डन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 17 से 18 की तरफ बढ़ा जाए। 5 इनामों को 4 विद्यार्थियों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? इनाम है 5, विद्यार्थी है 4, जबकि कोई भी विद्यार्थी एक या अधिक इनाम प्राप्त कर सकता है। बढ़िया चीज है। एक सवाल था कि 4 उंगलियों में 6 अंगूठियां, यहां 5 इनाम, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहां विद्यार्थी 1 2 3 और 4, ठीक। तो एक बात बताइए, ये इनाम विद्यार्थी के पास जाएगा या विद्यार्थी इनाम के पास जाएगा? तो दोनों केस हो सकते हैं, है ना। तो हमने फिर चेक करने की कोशिश की कि अगर विद्यार्थी को इनाम दिया जाए तो इस विद्यार्थी को इनाम देने के 5 में से कोई भी तरीका, बात तो सही है। जब मैं इसको देने, मान लीजिए इस व्यक्ति को कम से कम एक इनाम तो दोगे ना, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि इनाम देना जरूरी है, लेकिन मिल तो सकता है। जिससे मान लो इसको 2 मिल गया तो अब 3 गया, ये वाला विद्यार्थी के पास 2 अवेलेबल नहीं है। मतलब कुल मिला के हम विद्यार्थी से इनाम नहीं दे सकते, हम इनाम के पास सोचते हैं कि ये इनाम इन चारों में से किसी को भी दिया जा सकता है, और यही सही होगा। जैसे मान लो 5वां इनाम विद्यार्थी नंबर 4 को मिला है, तो बाकी के लिए तो अवेलेबल नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि विद्यार्थी नंबर 4 से 5वां इनाम लेके वापस 3 वाले को दे दिया, ऐसा होगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। तो ये इनाम चारों में से किसी के पास जा सकता है, जिसके पास जाएगा उसके पास रह जाएगा। ये इनाम चारों में से किसी के पास जा सकता है, ये इनाम चारों में से किसी के पास जा सकता है, 5 इनाम चारों में से किसी के पास जा सकते हैं। तो कुल तरीके होंगे 4 का 4 में गुणा, फिर 4 में गुणा, फिर 4 में गुणा, फिर 4 में गुणा। तो जवाब 4 की घात 5। 4 की घात 5 ऑप्शन में नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। 4 की घात 5 मतलब 2 की घात 2 की घात 5, और ये मिला 2 की घात 10, जिसका जवाब 1024। 1024 विकल्प नंबर क में है, और वो पूरी तरह से करेक्ट भी है। तो प्रश्न नंबर 18 यहां से समाप्त होता हुआ। डन है। चलिए प्रश्न नंबर 18 समाप्त है, बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की तरफ। किसी रेलगाड़ी में 5 सीटें खाली है, तो 3 यात्री इन सीटों पर कुल कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? यात्री है 3, सीटें हैं 5, है ना। मान लीजिए सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4 और सीट नंबर 5। यात्री है, यात्री नंबर 1 मतलब पैसेंजर 1, पैसेंजर 2, पैसेंजर 3। अब यहां आपको सोचने की बात है, ऐसा नहीं है कि ये पैसेंजर इनमें से कहीं भी जा सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते। ना ये बोल सकते कि सीट किसी भी एक पैसेंजर को चुन सकती है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये तीनों में से किसी को भी बिठा सकती है, तीनों में से किसी को भी बिठा सकती है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठ पाएगा, है ना। एक सीट पर आप 4 व्यक्तियों को नहीं बिठा सकते। तो अब आपके सामने सवाल ऐसा है कि देखो हमारे पास है 5 स्थान खाली, हमें उनमें से 3 लोगों को बिठाना है। क्या ये बात ठीक है? आपके पास स्थान कितने खाली है? 5, उनमें से बिठाना कितने लोगों को है? 3 लोगों को। क्लियर है क्या? 5 में से 3 लोगों को बिठाना है। तो सीधी सीधी बात बताओ, ये जो पहला वाला यात्री है P1, ये क्या इन 5 में से कहीं भी बैठ सकता है? हाँ, इसके पास चॉइस है, ये सबसे पहले आया इसीलिए 5 में से कहीं भी बैठ सकता है। तो इसके पास कुल 5 विकल्प है। मान लीजिए P1 यहां आकर बैठ गया, इस पर P1 बैठ गया, मान लेते हैं ऐसा, तो अब S3 पे तो कोई बैठ नहीं सकता। P2 आया तो P2 के पास 4 सीटें ही बची, वो चारों में से किसी भी चयन कर सकता है ना। मान लीजिए P2 S1 पर बैठ गया, तो अब बचा P3, तो P3 के पास सिर्फ 3 तरीके बचे, यहां, यहां या यहां।
वो S1 और S2 वाली सीट पर P1 P2 के ऊपर या उनकी गोदी में नहीं बैठ सकता। डन। तो आपके पास कुल तरीके होंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 जो कि होंगे 60 के बराबर। विकल्प नंबर घ यहां करेक्ट है। चेक करके देखें, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। आर क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणन हमेशा किससे विभाजित होता है? तो याद रख लो आर फैक्टोरियल से। रटने वाली चीज है कि आर क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणा सदैव आर फैक्टोरियल से विभाजित होता है। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणा 2 फैक्टोरियल मतलब 2 से विभाजित होगा। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणा हमेशा 3 फैक्टोरियल मतलब 6 से विभाजित होगा। 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणा हमेशा 4 फैक्टोरियल मतलब 24 से विभाजित होगा और यह सदैव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट है और ऑप्शन नंबर क यहां 20वें प्रश्न का सही भी है। चलिए बात करते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 3, 4, 5, 6 की सहायता से सभी को एक साथ लेकर बनाई गई संख्या के इकाई स्थान के अंकों का योग क्या होगा? फटाफट बताओ। बड़ा प्यारा सवाल है, आपको यहां कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो देखो जैसे जितनी भी संख्याएं बनेगी 3, 4, 5, 6 की सहायता से, उन सभी को एक साथ लेकर बनाई गई संख्याओं के प्रयोग से इकाई स्थान पे जो भी संख्याएं बनेगी उन सभी का योग। जैसे मान लो इनको लेकर बनी है 4 फैक्टोरियल मतलब 24 संख्याएं बनेगी। उन 24 संख्याओं के इकाई के स्थान पर जो जो भी आने वाला है उन सभी का योग करना है। अब जैसे मान लो आपने इकाई के स्थान पर आपके पास में 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। मान लीजिए आपने इकाई के स्थान पर 3 को रख दिया, तो मतलब इकाई के स्थान के अंकों का योग, अंक का योग 3 होगा। लेकिन एक संख्या तो है नहीं, ऐसी बहुत सारी संख्या है। तो अगर 3 यहां आ जाता है तो इन तीनों को इन तीनों जगह जमाने का तरीका 3 फैक्टोरियल। मतलब ऐसी संख्याएं जहां पर 3 इकाई के स्थान पर आए वो कुल 6 संख्याएं हैं, है ना। तो यूं मान के चलो कि इकाई के स्थान पर 3 कुल 6 बार आया है। फिर से बता दूं, अगर आपने 3 को बोला कि 3 इकाई के स्थान पर फिक्स है, तो हमने 3 को इकाई के स्थान पर फिक्स कर दिया, बिल्कुल कर दिया। उसके बाद हमें पता चला कि ये जो 3 बॉक्स हैं इनको भरना तो पड़ेगा, तो इन तीनों के द्वारा ही भरना पड़ेगा क्योंकि लेना तो यही चारों हैं, 1, 3, 4, 5, 6। तो इन 3 बॉक्स को इन 3 जगहों पर 3 फैक्टोरियल तरीके से भरा जा सकता है। 3 फैक्टोरियल मतलब 6। मतलब जब 3 इकाई के स्थान पर है तो 6 भिन्न भिन्न संख्याएं बनेगी। मान लीजिए कोई एक संख्या बनती है 4, 5, 6, 3, दूसरी बनती है 4, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं 4, 6, 5, 3, दूसरी बनेगी 5, 6, 4, 3, दूसरी बनेगी 5, 4, 6, 3, फिर 6, 5, 4, 3 और फिर 6, 4, 5, 3। इन सभी का जोड़ चाहिए हमें और कुछ नहीं। तो 3 6 बार आएगा इकाई के स्थान पर। क्या वैसे ही जब 4 आएगा तब भी केस होगा? बिल्कुल। तो 4 भी 6 बार आएगा, 5 भी 6 बार आएगा और 6 भी 6 बार आएगा। तो आप क्या कीजिए, 6 को बाहर निकाल लीजिए। 3 + 4 + 5 + 6, 3, 6, 9, 5, 4, 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 6, तो 36 गुणा 3, 108। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ग इस सवाल का सही भी है। सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 1 या 6 एक समान सिक्कों को एक पंक्ति में रखा जाता है। कितने प्रकार से शीर्ष और पुच्छ मतलब हेड और टेल को बराबर संख्या में व्यवस्थित किया जा सकता है? मतलब आपके पास 6 सिक्के हैं, आपको उनको इस तरह से जमाना है कि हेड और टेल का जो काउंट है वो बराबर हो। मतलब ऐसा कि मान लीजिए आपने पहले सिक्के पर हेड लगा दिया, दूसरे पर टेल लगा दिया, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, या फिर आपने हेड हेड लगा दिया, फिर टेल लगा दिया, फिर हेड लगा दिया, टेल टेल लगा दिया। मतलब क्या है कि ऊपर जो संख्या हो ना, मतलब जो हेड है और टेल है वो बराबर होने चाहिए। तो अगर 6 सिक्के हैं तो यूं मान के चलते हैं कि हमारे सामने 3 तो हेड है और 3 टेल है। अब हमें इनको जमाना है क्योंकि हेड और टेल बराबर होने चाहिए। तो 6 सिक्कों में 3 पर हेड और 3 पर टेल। अब आप इनको जमाना है बस। क्रमशः याद कीजिए, जहां पर n तो संख्याएं थी उनमें से p एक जैसी थी और q एक जैसी थी।
तो आप उसका क्रमचय लिखते थे n फैक्टोरियल बटा p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। तो यहां पर 6 संख्याएं हैं, ठीक है। 6 संख्याओं में से 3 हेड एक जैसे हैं और 3 टेल एक जैसे हैं। यही आपका जवाब है। अगर यह ऑप्शन में होता तो इसे टिक लगाते, लेकिन 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहां पर 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और ये 6, 3 फैक्टोरियल तो 6 ही होता है। 6 से ये 3 कट गए, 6 से ये 6 कटे, आपका आंसर मिला 20। तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट होना चाहिए प्रश्न नंबर 22 का, जो कि करेक्ट है। डन। तो ऑप्शन नंबर का आपका करेक्ट है टोटली। 4, 5, 6, 7, 8 से बनने वाली व 56,000 से बड़ी संख्या बनानी है। अब थोड़ा दिक्कत है। आप 56,000 से बड़ी संख्या बनाना चाहते हैं 4, 5, 6, 7, 8 का प्रयोग करके। 5, 6 से बड़ी संख्या, अगर 5, 6 से बड़ी संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनेगी। अगर 5 अंकों की संख्या बनेगी तो आप देखिए, आप यहां इन तीनों स्थानों पर कुछ भी रखिए, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और इनका ही प्रयोग करना है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। अगर ऐसा लिखा हो ना कि इनसे बनने वाली, मतलब आपको 4 को एक बार, 5 को एक बार, 6 को एक बार, 7 को और 8 को भी एक एक बार लेना है। जो भी संख्या हो, सुनना ध्यान से, क्या यहां पर आप 4 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। 4 रखोगे तो मामला वैसे ही क्लियर है, गया, मतलब किसी काम का नहीं है। तो आप पहले स्थान पर 4 तो रख नहीं सकते हैं। आपको 1 बाय 1 बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत यहां पर पड़ सकती है। क्या आप पहले स्थान पर 5 रख सकते हैं? रख सकते हैं। अगर मैं पहले स्थान पर 5 रखूंगा तो संख्या 56,000 से बड़ी बन सकती है। उसके 2 केसेस हैं। अगर पहले स्थान पर मैं 5 रखूं और दूसरे स्थान पर 4 रख दूं, तो भले मैं बाकी किसी स्थान पर कुछ भी रखूं, संख्या कभी भी 56,000 से बड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि तो 54,000 कुछ कुछ है, तो 56,000 से तो बड़ी बनेगी नहीं। इसका मतलब यहां अगर 5 रखता हूं तो यहां आप 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। बाकी आप इन तीनों पर कुछ भी रखिए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लीजिए आपने यहां 6 रख दिया, उसके बाद यहां 4, 7 और 8 रख दिया, तो 56,478 56,000 से तो बड़ा आएगा, है ना। तो आप यहां 6, 7, 8 रख सकते हैं। तो मान लीजिए दूसरे स्थान को भरने के आपके पास 3 तरीके हैं। कितने? 3 तरीके। अब देखो, 5 तो आ चुका है, इसलिए 5 का प्रयोग नहीं करेंगे। इन तीनों में से एक संख्या, मान लीजिए आपने यहां 8 रख दिया, तो इन तीनों में से 8 भी यहां आ चुका है। अब बचे कौन कौन है इन तीनों बॉक्स को भरने के लिए? 4 बचा है, 6 बचा है और 7 बचा है ना। बाकी के 3 बॉक्स को आप किसी भी तरीके से भरो, संख्या 56,000 से बड़ी रहेगी। इन 3 बॉक्स को इन 3 डब्बों से भरने का तरीका 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये मिले कुल 6 3 18 तरीके। अभी और भी आने वाले हैं। तो जब शुरुआत में 5 हो तो 5 से बड़ी या 5 से शुरू होने वाली 56,000 से बड़ी संख्या में 58,000 आ सकता है, 56,000 कुछ कुछ आ सकता है और 57,000 कुछ कुछ आ सकता है। लेकिन जब शुरुआत में 6, 7 या 8 हो जाए तो संख्या ऑटोमेटिकली 56,000 से बड़ी हो ही जाएगी। क्यों? अगर शुरुआत में आप 6, 7 या 8 में से किसी एक को रखते हैं तो संख्या 7,000, 60,000, 70,000 या 80,000 बनेगी। तो पहले बॉक्स पर आप इनमें से किन्हीं भी तीनों को रख सकते हैं। तो इस बॉक्स को भरने के 3 तरीके, अगर आपने 6, 7, 8 को रखा तो। बाकी का जो ये वाला बॉक्स है, इसमें 6, 7 और 8 में से एक संख्या यहां आई, मान लीजिए 6 आ गया, तो बाकी बॉक्स के लिए आपके पास बचता है 7 और 8। बाकी 5 और 4 तो था, 5, 4 पहले बॉक्स पर नहीं आ सकता, है ना। यहां पर भी 4 पहले और दूसरे बॉक्स पर नहीं आ सकता था, इसलिए सिर्फ इसे यहां लिया। तो इन चारों से ये 4 भरने का तरीका 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 4 गुणा 4 फैक्टोरियल मतलब 24, मतलब 3 गुणा 4 फैक्टोरियल 72। ठीक, तो या तो ये केस हो जाए या ये केस हो जाए, तो आपका आंसर 72 + 18 मतलब 90। तो यहां से जवाब कितना होना चाहिए? 90। विकल्प नंबर ग करेक्ट है, नो इशू। डन है। तो विकल्प नंबर ग यहां से सही है प्रश्न नंबर 23 का।
बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24 क्या चॉइस है? 24 प्रश्न में हमारे पास 10 गेंदों को 2 लड़कों के बीच कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, जबकि एक 2 गेंद लेता है और दूसरा 8 गेंद लेता है। देखो गेंद है 10, ठीक, आपके पास है एक बॉय नंबर 1, एक दूसरा बॉय नंबर 2। आपने 10 में से 2 गेंदें चुन ली, मतलब हमारे पास मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक गेंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उनमें से आपने पहली गेंद और 7वीं गेंद चुन ली। मान लीजिए वो पहली गेंद और 7वीं गेंद आपने बॉय नंबर 1 को दे दी, तो बॉय नंबर 1 को 10 में से 2 गेंदें चुनकर दे दी गई है, बची है 8 गेंदें। अब हमें 8 में से 8 की 8 गेंद बॉय नंबर 2 को देना है, तो उसके चयन का तो सिर्फ एक ही तरीका कि 8 के 8 उठा के बॉय नंबर 2 को दे दो। उसमें कुछ चयन करना है क्या? नहीं करना। देखिए 10 में से 2 गेंदें चयन करने में आपको परेशानी होती थी, 10C2, लेकिन 8 में से 8 गेंद चयन करने का तो कोई मतलब है नहीं, वो एक ही तरीका है 8C8। तो बॉय नंबर 2 को गेंद देने का सिर्फ एक तरीका कि 8 गेंदें उठा के बोलो कि अब तू ले जा। एक तरीका और है, एक तरीका ये और है कि पहले 10 में से 2 गेंदें अब बॉय नंबर 2 को दे दो। जरूरी थोड़ी ना कि बॉय नंबर 1 को ही 2 गेंदें मिले। एक केस ये भी हो सकता है कि हम दूसरे बॉय को 2 गेंदें दे दे, फिर बाकी की जो 8 गेंदें बची है वो इसे दे दे। मतलब हमारे पास पहला टास्क ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है। तो पहले 2 गेंदें बॉय 1 को देने का तरीका और दूसरा 2 गेंदें बॉय 2 को देने का तरीका। तो कुल तरीके में या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा। तो कैन वी से कि 10C2 प्लस 10C2 कुल तरीके होंगे, जो कि होंगे 2 गुणा 10C2, और 10C2 निकालने का तरीका कितना है? 10, और उससे एक छोटी संख्या का 2 से गुणा करके भाग दे दो, तो यहां पर आ जाएगा 90। 2 से 2 कट गए, 90 ऑप्शन नंबर ग में है, जो कि पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, अंकों 2 4 6 8 बिना पुनरावृत्ति के उपयोग करके बनने वाली सभी 4 अंकों की संख्याओं का योगफल कितना है। मतलब संख्याएं 4 अंक की बन रही है और सभी संख्याओं का योगफल। बात ऐसी है कि मान लीजिए आपने एक संख्या बनाई 2 4 6 8, दूसरी संख्या बनाई 2 4 8 6, तीसरी संख्या बनाई 2 8 4 6, फिर 2 8 6 4। ऐसी सारी संख्याओं जितनी भी बनेगी सभी का योग करना है। तो ये तो मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल है। अब देखो इसे हल कैसे करना है। हल करने का तरीका ऐसा है कि आप सबसे पहले ये देखो कि इकाई के अंकों का योग कितना होगा। हमने इकाई के अंकों का योग निकाला था। इकाई के अंकों का योग कैसे निकालते थे? तो इकाई के अंकों का योग ऐसा है कि अगर मैं 2 को इकाई के स्थान पर रखता हूं तो फिर इन 3 को रखने का, जैसे मान लीजिए आपने 2 को इकाई के स्थान पर रख दिया 2, तो बाकी इन 3 को रखने के 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे। मतलब ऐसी संख्याएं जहां पर इकाई के स्थान पर 2 है, 3 फैक्टोरियल संख्याएं होगी, और हर संख्या में 2 इकाई के स्थान पर होगा, इसलिए 2 का आपको जोड़ करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो गुणा 2। फिर ऐसा ही 4 के साथ भी होगा, तो आप 4 का भी जोड़ कर देंगे। ऐसा 6 और ऐसा 8 के साथ भी होगा। मतलब वो संख्याएं जहां पर 2 इकाई के स्थान पर है वो 3 फैक्टोरियल संख्याएं, मतलब 6 है। ऐसी संख्याएं जहां पर 4 इकाई के स्थान पर है वो फिर से 6 है। ऐसी संख्याएं जहां 6 इकाई के स्थान पर है वो फिर से 6 संख्याएं हैं, और 8 जहां इकाई के स्थान पर है, ऐसी 6 संख्याएं। तो इकाई के अंकों का जो योग है वो आप इस तरह से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल गुणा 2 4 6 8, तो ये मिले 20 कुल। अब आगे इकाई के अंकों का योग हो चुका है, दहाई के अंकों के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए 2 दहाई के अंकों पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? 2 दहाई के अंकों पर पहुंच गया। तो अगर 2 दहाई के अंकों पर पहुंचा तो फिर इन तीनों को भरने के 3 फैक्टोरियल तरीके। और अगर अब 2 दहाई के अंकों पर है, इसे भूल जाओ। मान लो यहां 0 0 है, मतलब अगर कोई संख्या है मान लीजिए 4 2 3 1, तो मैं इसे लिख सकता हूं ना 4000 प्लस 2000 या 200
प्लस 30 प्लस 1, तो ये 1 वाला जोड़ आप कर चुके हैं, अभी वो 30 वाला करना है। तो इस 2 वाले का जो जोड़ है, मतलब जब दहाई के अंक पर 2 आएगा तो 20 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 20-20 जुड़ेगा। जब 4 आएगा तो 40-40 जुड़ेगा, जब 6 आएगा तो 60, और जब 8 आएगा तो 80। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल गुणा 10 बाहर निकाल लिया गुणा 20। ठीक, जब 2 जो है वो सैकड़े वाले स्थान पर आएगा, मतलब तीसरे स्थान पर, तो यहां पर आपको 20 की जगह 100 करना पड़ेगा। तो ये वाला जो योग होगा वो 3 फैक्टोरियल गुणा 20 गुणा 100 हो जाएगा। और आखिरी वाला जब 2 पहले स्थान पर आएगा तब जो जोड़ होना चाहिए वो होना चाहिए कुछ ऐसा, यहां पर 2 और यहां पर 1 2, तो यह आ जाएगा 3 फैक्टोरियल फिर से गुणा 20 गुणा 1000। ये 20 कहां से आया? वो इसी तरीके से आया कि एक बार तो 2 आएगा दहाई के स्थान पर, एक बार दहाई के स्थान पर 4 आएगा, एक बार 6 आएगा, एक बार 80 आएगा। अंकों का योग कर रहे हैं इसीलिए 20 40 60 80। यहां पर रखने के लिए 2 रखूंगा, एक बार 4 रखूंगा, 6 रखूंगा, 8 रखूंगा, बाकी इनकी पोजीशन के हिसाब से आपको यहां पर 100 का गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का नहीं। ये सारे अंकों का योग है, इन सभी को जोड़ दो। किस किस को? 3 फैक्टोरियल गुणा 20 प्लस उसके बाद 3 फैक्टोरियल गुणा 10 गुणा 20, 3 फैक्टोरियल गुणा 100 गुणा 20, 3 फैक्टोरियल गुणा 20 गुणा 1000। तो अपन ने क्या किया, सबसे बाहर निकाल लिया, यहां से बचा 1, यहां 10, यहां 100 और यहां 1000। तो यार ये तो बना 3 फैक्टोरियल 6, 6 दूनी 12 गुणा 1 1 1 1। सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा, 1 3 3 3 2 0, ऑप्शन नंबर का। ठीक, चलो ऐसा सवाल अमूमन जेई में आता है, ये सवाल आपके हिसाब से थोड़ा कठिन भी हो सकता था, खैर कोई बात नहीं। एक गांव से एक नगर की ओर 5 सड़कें जाती है। एक ग्रामीण कितने तरीकों से, भिन्न तरीकों से गांव जाकर नगर वापस लौट सकता है? गांव नगर 5 सड़कें जाती है ऐसी, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 5। अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति गांव से नगर जाता है तो उसके पास 5 सड़कें हैं, वो पांचों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है। वापिस आते समय फिर भी 5 सड़कें, सड़क कम हुई क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कि वापस जा रहा था तब 5 सड़क थी, वापस आया तब 1 सड़क चोरी हो गई, ऐसा तो नहीं है। तो अभी उसके पास 5 विकल्प है, यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिस सड़क से गया उससे वापस नहीं आएगा, तो उसके पास फिर 5 विकल्प है आते समय, तो 25 आपका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क। सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। 5 परीक्षा पत्रों को कितने प्रकार से रख सकते हैं जबकि भौतिक और रसायन के पत्र कभी साथ साथ में ना आए? पहला प्रश्न था ये इसी एक्सरसाइज का कि 5 या 6 अलग अलग कठिन प्रश्न पत्र हैं, उनमें से 2 प्रश्न पत्र कठिन और सरल एक साथ नहीं आए। 5 प्रश्न पत्र हैं, कितने प्रकार से उनको रख सकते हैं जबकि भौतिक और रसायन साथ साथ में ना हो? तो आप पहले तो कुल क्रमचय निकाल लीजिए, ये भूल जाइए कि उसमें भौतिक रसायन पास पास में है या नहीं है। मान लीजिए ए बी सी और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री नाम के 2 पेपर आपके पास हैं, ये अभी साथ साथ है या नहीं है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 5 को एक साथ रखने के तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल, मतलब 120। 5 प्रश्न पत्र 5 अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हो। अब दूसरा केस, मान लीजिए आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक साथ रख दिया, बंद कर दिया डब्बे में पैक, इनका एक बंडल बना दिया। अब बचे आपके पास एबीसी और फिजिक्स केमिस्ट्री। तो एबीसी 3 और 1 ये डब्बा, कुल मिला के 4 फैक्टोरियल। लेकिन इस केस में फिजिक्स केमिस्ट्री आगे भी हो सकते हैं, मतलब फिजिक्स अभी आगे, केमिस्ट्री पीछे, केमिस्ट्री आगे, फिजिक्स बाद में हो सकता है। तो यहां पर आपने 2 तरीकों से और गुणा करना पड़ेगा, तो 24 गुणा 2 मतलब 48। तो कुल तरीकों में से अगर आप वो तरीके घटा देंगे जहां फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ में है, तो आपका जो जवाब है वो आ जाएगा। 120 में से 40 गए तो 80, 80 में से 8 फिर चले गए तो 72। तो 72 हमारा ऑप्शन नंबर घ इस प्रश्न का सही होना चाहिए,
और वो सही भी है। डन। अब तो मतलब अपन प्रैक्टिस बहुत कर चुके हैं, इससे बहुत सवाल भी किए अपन ने, और भी है इसमें मतलब अभी एक और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, एक और एक्सरसाइज होगी। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पारितोषिक 5 प्रतियोगों को कितने प्रकार से दिए जा सकने की विधियां होगी। मतलब देखो, आपको एक को फर्स्ट प्राइज देना है, एक को सेकंड प्राइज देना है, एक को थर्ड प्राइज देना है। आपके पास 5 व्यक्ति है। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट प्राइज देने के 5 तरीके, दूसरा प्राइज देने के 5 तरीके, तीसरा प्राइज देने के 5 तरीके, क्योंकि प्रतियोगी है। जब प्रतियोगिता होती है तो एक व्यक्ति को पहला प्राइज मिलता है, दूसरे व्यक्ति को दूसरा प्राइज मिलता है, तीसरे व्यक्ति को तीसरा प्राइज मिलता है। तो अगर मान लीजिए ये फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज वाली कहानी थी, है ना, तो सुनना ध्यान से। पहले स्थान पर आप 5 में से किसी को भी प्राइज दे सकते हैं। अब जिस आदमी को पहला प्राइज मिल चुका है, क्या उसे दूसरा मिलेगा? नहीं। तो दूसरा लेने के लिए आपके पास 4 विकल्प है, तीसरा देने के लिए 3 विकल्प है। तो आंसर आया आपका 60, ऑप्शन नंबर ख। एक बात यहां ध्यान दो, अगर ये दिया जाता कि जो प्रतियोगी है, जो जीतने वाले हैं, वो फिक्स है, अगर हमें पता है कि पहला ये आया है, दूसरा ये आया है, तीसरा आया है, तो देने का तरीका सिर्फ एक होता। अभी ये नहीं बोला है ना कि कौन जीता कौन हारा। मतलब 5 लोग हैं, 3 प्राइज देना है, अलग अलग तरीकों से, 60 तरीकों से ऑप्शन नंबर ख में जो लिखा है हम दे सकते हैं। बात करेंगे 29 प्रश्न की। अंकों 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति संभव हो। बढ़िया सवाल है, पुनरावृत्ति वाला सवाल आया, थोड़ा सा देख के अच्छा लगा। चलो ठीक है, ये अंक है आपके पास 1 2 3 4 5 6, 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए आप 1 3 और 5 का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्थान पर 1 3 और 5 आ सकते हैं बस। अब मेरी बात सुनिए, 1 3 और 5 विषम स्थान पर आ सकते हैं, इसलिए यहां पर इस बॉक्स को भरने के आपके पास 3 तरीके होंगे, है ना। ठीक है, अब पुनरावृत्ति संभव है। अगर पुनरावृत्ति संभव है तो इन दोनों बॉक्स को आप 1 2 3 4 5 6 किसी से भी भर सकते हैं। भले अगर आपने यहां 1 को रखा, वो 1 फिर भी यहां आ सकता है। भले आप यहां 3 को रखिए, 3 यहां फिर भी आ सकता है। 5 को रखिए, 5 यहां फिर भी आ सकता है। तो इन दोनों बॉक्स को भरने के 6 तरीके। तो आपका जवाब आना चाहिए 6 गुणा 6 गुणा 3, दैट इज 108। 108 ऑप्शन नंबर ख में है, जो कि करेक्ट है पूरी तरह से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। अंकों 0 1 या 2 0 4 3 8 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति ना हो। मतलब आपको इनके प्रयोग से 5 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती है जब पुनरावृत्ति ना हो। 5 अंक की संख्या बनानी है, 2 से, 0 से, 4 से, 3 से और 8 से। आप 1 अंक का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार कर सकते हैं। तो अगर 5 अंक की संख्या बनानी है, आपके पास 5 नंबर है। अगर कोई बोले कि 5 अंक की संख्या 5 नंबर के द्वारा बनाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, तो मैं कहूंगा वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वहां उस नियम को लगाने के लिए आपके सामने कोई परेशानी, रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। यहां 0 को आप पहले स्थान पर नहीं रख सकते। अगर आपने 0 को पहले स्थान पर रख दिया तो फिर ये संख्या तो 4 अंक की बन जाएगी, 5 अंक की नहीं बनेगी। तो मैं 0 को पहले स्थान पर नहीं रख सकता हूं। पुनरावृत्ति वाली बात तो ठीक है, 0 को पहले स्थान पर ना रखूं तो यहां कुछ भी संख्या रखने के 4 तरीके हैं, 1 2 3 4। अब मान लीजिए आपने यहां 8 को रख दिया, तो अगले वाले बॉक्स पर आपके पास क्या क्या बचेगा? तो सर यहां पर बचेगा 2 3 4, लेकिन 0 फिर से पिक्चर में आ जाएगा। 0 बोलेगा मैं दूसरे नंबर पे तो आ सकता हूं ना, हमने कहा आ सकते हो। अगर दूसरे नंबर पे आ जाओगे तो हमें कोई समस्या थोड़ी ना है, 5 अंक की संख्या बन जाएगी। तो यहां पर आपके सामने फिर 4 विकल्प हैं। यहां के लिए 3 बचेंगे, यहां के लिए 2, यहां के लिए 1। तो आपका जो आंसर है वो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
तो 24 गुणा 4 मतलब 96। क्या 96 ऑप्शन नंबर क है जो करेक्ट है? तो प्रश्न नंबर 30 भी आपका यहां पर समाप्त होता हुआ और इसी के साथ ये एमसीक्यू की सीरीज आप समाप्त कर चुके हैं। एक और पार्ट है, अच्छे से करेंगे, चिंता की बात नहीं, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है, आपको करने में मजा भी आएगा। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो www.magnetbrains.com पर जाइए, वहां पर आपको सीबीएसई हिंदी माध्यम दिखेगा। जैसे ही आपने सीबीएसई हिंदी माध्यम को सिलेक्ट किया, आपके सामने यहाँ पर कक्षा 11वीं में मेरा फोटो दिखा हुआ आ जाएगा। आपने वहाँ पर गणित विषय का चयन किया, जैसे ही गणित विषय का चयन किया आपके सामने सारे चैप्टर्स या सारे टॉपिक यहाँ नीचे खुले हुए आ जाएंगे। जिस चैप्टर को क्लिक करोगे उसके सारे वीडियो, किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए, चलने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, बड़ा सिंपल है। बाकी आप मैग्नेट ब्रेन्स में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक जो कुछ पढ़ते हैं वो पूरी तरह से मुफ्त है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। आपकी स्कूली शिक्षा ऑनलाइन पूरी तरह मुफ्त है मैग्नेट ब्रेन्स पर। चलिए, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है बस। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।